हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 10th की वीडियो है जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम्स पर आधारित कुछ सवालों को अपने पूर्व वाले वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर आधारित कुछ नए सवाल करेंगे जो कि बेस्ड होंगे स्पीड एंड टाइम पर आधारित। चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में जो ये टॉपिक आया है स्पीड एंड टाइम अर्थात चाल और दूरी, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ जिससे कि आप लोग कुछ क्वेश्चन आए तो उसे आसानी से कर सकें। सर, पहला टर्म है यहाँ पर स्पीड। क्या है स्पीड? अर्थात चाल किसे कहते हैं? सर, चाल की डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। चलिए, स्पीड के बारे में तो जान गए। जैसे उदाहरण के तौर पर कहें कि राम 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है तो हम कह सकते हैं उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम समझ गए सर, चाल बराबर क्या होता है? ये होता है दूरी बटे समय। अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ये फार्मूला आप याद रखिए। इस टाइप के सवालों को लगाने के लिए इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सर, जब भी हमसे कहे स्पीड तो हम समझ जाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम अर्थात एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। यहाँ से हमसे अगर दूरी पूछे तो हम बता सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ से अगर हमसे कहे डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस अर्थात दूरी बताइए, तो हम कह सकते हैं सर चाल गुणे समय। समय चाल को कहते हैं स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से हमसे कह सकता है सर टाइम बताइए, तो सर टाइम बराबर भी हम बता सकते हैं टाइम समय बराबर सर डिस्टेंस अर्थात दूरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। अर्थात इसी फार्मूले से हम लोग सभी सवालों को हल कर सकते हैं। सर 3 आपने बताया, 1 2 3 बहुत ही आसान है। चाल कहेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से तीनों फार्मूले निकले हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू चाल इंटू समय अर्थात स्पीड इंटू टाइम के। टाइम पूछे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। यहाँ से ये तीनों फार्मूले उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, एक और शब्द आएगा हमारे पास एवरेज स्पीड अर्थात औसत चाल की बात करें। औसत चाल ये क्या होता है इसको भी देख लें। आपके उस सवाल में जो लिखा हुआ है यहाँ एवरेज स्पीड की ही बात कर रहा है। औसत चाल बराबर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अर्थात कुल चली गई दूरी अपॉन टोटल टाइम टेकन अर्थात कुल लिया गया समय। यहाँ से हम कह सकते हैं सर औसत चाल कहेगा तो औसत चाल का मतलब होता है उसने कुल कितनी दूरी चली है। अलग अलग टाइम में अलग अलग दूरियाँ चल सकता है, तो कुल चली गई दूरी, सभी दूरियों को जोड़ लेना है और कुल लिए गए समय से भाग दे देंगे, तभी हम बता पाएंगे कि उसकी औसत चाल कितनी है। उम्मीद है आपको ये चारों फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अपनी सवाल पर आते हैं। चलिए, अपनी सवाल को हम लोग एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड इज reduced by 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड by 30 minutes. फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। चलिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी में एक एयरक्राफ्ट है
उसे उड़ना है 2800 किलोमीटर। ठीक है, वेदर खराब होने के कारण उसे धीमा होना पड़ता है, जिससे कि उसकी औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे घट जाती है और उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ जाएगा। भाई जब चाल को कम कर देगा तो उसे ज़्यादा देर उड़ना ही पड़ेगा। पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, अर्थात वह कितनी देर तक हवा में उड़ता रहा, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। चलिए इस सवाल में हमें क्या दिया गया है सबसे पहले लिख लेते हैं। सर गिवन में है इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, अर्थात ये जो फ्लाइट थी इसे 2800 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। टोटल डिस्टेंस जो दिया है वह है 2800 किलोमीटर, ये दिया है। फिर स्लो डाउन हो जाता है बैड वेदर के कारण, तो उसकी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे घट जाती है। तो पहले हम इस डिस्टेंस के लिए ओरिजिनल स्पीड की बात करें कि ओरिजिनल चाल उसकी कितनी थी। मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड, जो उसकी वास्तविक चाल थी, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी इक्वल टू x किलोमीटर प्रति आवर। चलिए हमने चाल मान लिया, हमें दूरी दिया है, तो हमसे टाइम की अगर बात करें तो टोटल टाइम टेकन टू कवर 2800 किलोमीटर। अगर हमसे कहे कि बताइए सर टोटल टाइम उसको कितना लगेगा 2800 किलोमीटर की यात्रा तय करने में, तो आपने अभी बताया था कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के, अर्थात दूरी है 2800, चाल है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम कह सकते हैं इसको इतने घंटे लगेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब क्या है, यहाँ से इसकी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जा रही है, अर्थात रेड्यूस्ड स्पीड की बात करें, रेड्यूस्ड स्पीड इक्वल्स टू, सर पहले x थी और 100 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई, तो यहाँ हम कह सकते हैं सर अब इसकी चाल x माइनस 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब इस स्पीड पर इसको 2800 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। सो टाइम टेकन टू कवर 2800 किलोमीटर एट दिस स्पीड, अर्थात इस चाल पर अब इसको कितना समय लगेगा, तो हम कह सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है सर 2800 अपॉन स्पीड, अब इसकी x माइनस 100 हो गई, ये हो गया, इसको इतने आवर लगेंगे। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि इसकी स्पीड को घटा दिया गया, कम कर दिया गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वह 30 मिनट बढ़ गया। अर्थात यहाँ से कहना क्या चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में कहना चाह रहा है कि सर पहले जो टाइम लगता वो कम लगता, सर अब जो टाइम लगेगा वह ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सर इन दोनों टाइम का अंतर दिया गया है 30 मिनट्स, अर्थात 30 मिनट का उसको ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2800 बटे x माइनस 100 माइनस 2800 बटे x, अर्थात इस टाइम में से ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को घटाएंगे तो यह 30 मिनट आ रहा है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, से ये 1/2 आया है, यहाँ से 2800 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2800 ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/2 के। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इस 2800 को नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 100, यहाँ पर x माइनस 100 से डिवाइड होगा तो यहाँ x बचेगा, माइनस x प्लस 100 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2800।
यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सर ये x से x कट गया, अब हम लोग इसका तिरछा गुणा कर दें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सर x इंटू एक्स माइनस 100 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा तो 200 इंटू 2800। देखिए ये 2 का 100 से कर दिया तो 200 इंटू 2800, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और हम क्या लिख सकते हैं, इन सब को एक तरफ ला लें, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 200 इंटू 2800। यहाँ भी हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि हमें इसे अभी फैक्टराइज करके अलग अलग तोड़ना ही है, तो हम लोग इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गया। चलिए सर आपने इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन करना बताया था, कैसे करते थे? पहले इसका कंपैरिजन करते थे ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी गेट हमें क्या मिलेगा सर b इक्वल्स टू -100 एंड c इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई अभी नहीं किए हैं, -200 इंटू 2800। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि इसको फैक्टर रूप में क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार होना चाहिए कि सर p प्लस क्यू, दो इंटीजर ऐसे हों कि जोड़ने पर b आए, एंड p इंटू क्यू, दो इंटीजर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करने पर c के बराबर आए, अर्थात यहाँ पर ये इसी के बराबर आए। चलिए अब इस पर हम लोग विचार करें, इसके दो ऐसे फैक्टर करें जिसको जोड़ने पर -100 आए। चलिए यहाँ अभी इन दोनों को तो जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। चलिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं सर, 200 इंटू 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 400। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर हम 4 2 जा 800 कर लें इंटू 700 कर लें, तब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, अर्थात यह 5600, यह बराबर है 28 दूना 56 और 2 0 2 0 अर्थात ये 4 0 इतने के बराबर है। देखिए इसको भी 7 8 56 और 4 0 ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं सर, यहाँ से अगर एक को हम प्लस कर दें और बड़ी वाली संख्या को माइनस में कर दें, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -100 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं सर p इक्वल्स टू -800 प्लस q इक्वल टू 700 इक्वल्स टू -100 के आएगा। यहाँ से p की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर -800 इंटू 700, यहाँ से q की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से p इक्वल्स टू -800 है, q इक्वल टू 700 है। इसको जो हमारा ये इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर -100x माइनस 56 00 00 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं x प्लस p इंटू एक्स प्लस क्यू के, अर्थात यहाँ से x p की जगह -800 है लिख दीजिए, इंटू x q की जगह पर प्लस 700 है लिख देते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं सो x की दो वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं 800 और -700। सर इस माइनस को नहीं कंसीडर करेंगे, क्यों? क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, अर्थात यह प्लस वाली ही वैल्यू होगी। हमारा x की वैल्यू निकल कर आ गई 800। चलिए ये x माना क्या था हमने माना था चूँकि x इक्वल्स टू स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, अर्थात एयरक्राफ्ट की स्पीड थी जो कि निकल कर आई है 800 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारा हो गया स्पीड। हमसे स्पीड तो पूछ नहीं रहा है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट अर्थात कितनी समय तक वह उड़ता रहा। तो हम जानते हैं चूँकि ओरिजिनल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो सर यह होता है समय बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, अर्थात यही फार्मूला आपको मैंने बताया था। जब भी तो तीनों में से कोई भी एक पूछे आप लगा सकते हैं। डिस्टेंस 2800 है, स्पीड 800 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये 7 से कट जाएगा
सॉरी यह 4 से दोनों कटेंगे तो 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 अर्थात 7/2 आवर 7/2 घंटे इसको लगे। 7/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, आंसर में सर कहेंगे 3 आवर एंड 30 मिनट्स अर्थात 3 घंटे और 30 मिनट तक वह फ्लाइट हवा में उड़ता रहा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स scheduled टाइम and in order to reach its destination 1500 km away in time, it had to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Determine the usual speed. चलिए हिंदी में समझते हैं। एक एरोप्लेन है, एक हवाई जहाज़ है जो कि 30 मिनट देरी से उड़ता है, जो उसका शेड्यूल्ड टाइम था, निश्चित समय था, उससे 30 मिनट देरी से उड़ता है और उसे टाइम पर पहुंचना है जहां गंतव्य स्थान है, गंतव्य स्थान तक टाइम तक पहुंचना है और वह गंतव्य की दूरी है 1500 किलोमीटर। जो उसका गंतव्य है वो 1500 किलोमीटर दूर है। अगर वह टाइम पर पहुंचना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इट हैड टू इंक्रीज, उसे अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाना पड़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए उसकी वास्तविक चाल क्या थी, जिस नॉर्मल स्पीड पर वह उड़ता, तो वह पूछ रहा है, बताइए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए यहाँ से हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द यूजुअल स्पीड, तो हम मान लेते हैं लेट द यूजुअल स्पीड, उसकी जो यूजुअल स्पीड थी बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 1500 किलोमीटर। अगर यह यूजुअल स्पीड से उड़ता तब हमसे टोटल टाइम पूछता, टोटल टाइम एट यूजुअल स्पीड इक्वल्स टू समय, समय बराबर दूरी अर्थात 1500 अपॉन स्पीड x। ये सर टोटल टाइम इसको लगता अगर वह यूजुअल स्पीड से उड़ता। मगर इसकी एक्चुअल स्पीड की बात करें, एक्चुअल स्पीड जो है एयरप्लेन की एक्चुअल स्पीड इक्वल टू सर x नहीं है, x से उड़ता तो ये नॉर्मल होता, मगर उसे 250 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज़ उड़ाना पड़ेगा तभी जा कर के वह टाइम पर पहुंच पाएगा। तो एक्चुअल स्पीड उसकी इतनी है। और हमसे कहता एक्चुअल टाइम टेकन की बात करें, डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है और एक्चुअल स्पीड x प्लस 250 है। इसको ये हो गया इसका एक्चुअल टाइम। अगर वह इंक्रीज्ड चाल से अगर वह उड़ता बढ़ी हुई स्पीड से तो उसका एक्चुअल टाइम उसको इतना लगता। यहाँ से प्रश्न के अनुसार कह रहा है डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन हाफ आवर इक्वल्स टू 30 मिनट अर्थात 30 मिनट का दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं, तो इनमें से इसको घटा दें तभी तो डिफरेंस पता चलेगा। चल एक्चुअल अगर जो उसकी यूजुअल स्पीड थी उससे उड़ता तो उसको इतना टाइम लगता और इंक्रीज्ड स्पीड से अगर उड़ रहा है तो उसको 30 मिनट की दूरी ज़्यादा कवर करनी है अर्थात वह इससे भाग दे दें तो इन दोनों का अंतर जो आना चाहिए हाफ आवर आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया सर। अब यहाँ से दोनों में 1500 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इक्वल्स टू 1/2 था ये 1500 यहाँ इक्वल टू 1/2 के। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम लोग ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से इनका एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 250। यहाँ से हल करेंगे तो x प्लस 250 माइनस x आएगा इक्वल्स टू 1/2 इंटू 15 कर देंगे तो अर्थात 3000 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। x से x कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो और क्या लिख सकते हैं x² प्लस 250x इक्वल्स टू
3000 इंटू 250 के, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सब इस तरफ बुला लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 25 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 75, और 3 और 1 4 0 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। चलिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने आपको बताया था कि कैसे करते हैं सर। इसको कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा सर, b इक्वल्स टू 250 एंड c इक्वल्स टू माइनस 75 0000। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने बताया था सर इसको सॉल्व करेंगे तो p प्लस q इस प्रकार होना चाहिए कि वह b के बराबर हो, एंड p इंटू q इस प्रकार हो कि वह c के बराबर हो। अर्थात इस 75 0000 के हमें फैक्टर करने हैं कि जिसको जोड़ने पर 250 आए, अर्थात यह 250 के बराबर हो। चलिए, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें कि सर 75 0000 को क्या लिख सकते हैं सर, 750 इंटू 1000 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने 1000 कॉमन ले लिया और यहाँ 750 बचा। इन दोनों को जब भी हम जोड़ेंगे तब 250 तो नहीं आएगा, इसमें से किसी एक को नेगेटिव ले लें तभी तो हमें 250 मिलेगा। अर्थात इसमें छोटी वाली संख्या को नेगेटिव ले लीजिए तब ये 250 मिलेगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये माइनस के बराबर आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं सर p इक्वल्स टू 1000 प्लस q इक्वल टू माइनस 750। यहाँ से p और q की वैल्यू हमें निकल आई 1000 इंटू माइनस 750 इक्वल टू 75 0000 के। यहाँ से हमें p और q की वैल्यू निकल गई। अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75 0000 इक्वल्स टू x प्लस p इंटू एक्स प्लस क्यू के। यहाँ से p और q की वैल्यू रख दीजिए तो x प्लस 1000 इंटू एक्स माइनस 750। सो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकल कर आई -1000 और 750। तो हम कहेंगे सर ये वाली वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो हमारा आंसर होगा x इक्वल्स टू 750 के। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। ये जो x है इसी को हमने माना था यूजुअल स्पीड, अर्थात यहाँ से हम अपना आंसर लिख सकते हैं सो यूजुअल स्पीड इक्वल्स टू x के, x इक्वल्स टू 750 किलोमीटर पर आवर के। यहाँ हमारा यही आंसर आएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटे की वह यूजुअल स्पीड से उड़ता था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके एग्ज़ाम में वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट नहीं है ये लोग, इसीलिए आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोटर बोट एंड रिवर पर आधारित है। देखिए इस तरीके के सवाल भी आपके पेपर में आते हैं, आपकी बुक में दिए गए हैं। मैं इस सवाल के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा जिससे आप अपनी बुक के उस क्वेश्चंस को लगा सकें। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो टू 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलिए हिंदी में समझते हैं। एक नाव है जिसकी चाल शांत जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसे 1 घंटे ज़्यादा लगेंगे 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर वह धारा के विपरीत जाता है। देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, अर्थात धारा की दिशा में अगर वह जाता तो उसे 1 घंटे कम लगते, और धारा के विपरीत जाएगा तो उसे 1 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो हमसे कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अर्थात धारा की चाल बताइए। चलिए यहाँ पर जो शब्द आए देखिए, स्पीड के बारे में तो मैंने आपको बताया है, स्पीड बराबर क्या होता है। चलिए एक बार फिर देख लें।
चाहे स्पीड बाइक की हो चाहे नाव की हो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही फार्मूला यूज़ होगा। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि नाव आ गई तो अब स्पीड का फार्मूला बदल जाएगा। ठीक, यहाँ से हमने स्पीड क्लियर कर लिया। स्टिल वाटर अर्थात शांत जल की बात करेंगे। चलिए आगे बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम। अगला शब्द है हमारा अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम अर्थात धारा के विपरीत। जिस तरफ पानी की चाल है, धारा की चाल है, उसके उल्टा चलना ही अप स्ट्रीम कहलाता है। दूसरा है डाउन स्ट्रीम अर्थात डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में चलना, धारा की दिशा में अर्थात अप स्ट्रीम का मतलब है धारा के विपरीत और डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा की दिशा में। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे हम रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो कभी कभी हमें हवा का अनुभव करते हैं, तो अगर हवा हमारे साथ है, हमारे पीछे है, तो हम तेज़ी से साइकिल आराम से पैडल नहीं मारते, हमारी साइकिल तेज़ी से चलती है, अर्थात हम उसके डाउन स्ट्रीम की तरफ उसके साथ चल रहे हैं। यदि हमें कहीं हवा हमारे विपरीत आ रही हो तो हमें साइकिल चलाने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और स्पीड हमारी कम हो जाएगी, अर्थात वही दूरी तय करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा। इसी कंडीशन को हम अप स्ट्रीम कहते हैं। अभी जैसे पहला कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, केस 1। यहाँ पर सर ये धारा है, धारा की दिशा इस तरफ है, ये मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम अर्थात धारा जो है हमारी इस दिशा में पानी बह रहा है, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गई x किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इसी में हम एक नाव लेकर आए, यहाँ पर एक आदमी बैठा है जो इस नाव को चला रहा है, तो अगर यह इसके इधर जा रहा है अर्थात इसकी चाल मान लेते हैं ये y किलोमीटर प्रति घंटा है, इस नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है और स्ट्रीम की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस कंडीशन में अगर हमें कहे डाउन स्ट्रीम की बात करें अर्थात यह इसी के साथ चल रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस y अर्थात दोनों की चाल जुड़ जाएगी, अर्थात वह तेज़ी से चलने लगेगा। अगर इसी में यह नाव इधर की तरफ नहीं अब यहाँ पर होती और यहाँ से इसको इस तरफ आना होता, तब भी इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा ही है, मगर अब इसे अप स्ट्रीम का अनुभव करना पड़ेगा अर्थात धारा के विपरीत चलना है। तो सर जिसकी चाल ज़्यादा होगी, मान लीजिए धारा की चाल ज़्यादा है, तो x माइनस y किलोमीटर प्रति आवर। देखिए यहाँ पर y अगर ज़्यादा है तो y में से x घटा देंगे, अगर x ज़्यादा है तो x में से y को घटाएंगे। अर्थात हमने इस कंडीशन में देखा कि डाउन स्ट्रीम में अगर स्ट्रीम की स्पीड दी है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम की बात करें तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। चलिए इसमें अगर हमसे एक कंडीशन कहे फॉर स्टिल वाटर अर्थात धारा रुकी हुई है, तो हमारी ये धारा की चाल y इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, अर्थात धारा कोई चाल नहीं है तो केवल यहाँ पर x ही बचेगा, चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें। अगर स्टिल वाटर कह रहा है, शांत जल कह रहा है, वहाँ पर हम धारा की चाल को शून्य कर देंगे। चलिए उम्मीद है आपको डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, स्टिल वाटर ये सभी समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग अपने सवाल की ओर आते हैं। चलिए इस पर सॉल्यूशन में आते हैं। सर हमें क्या दिया गया, सबसे पहले लिख लेते हैं स्पीड इन स्टिल वाटर अर्थात मोटर बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 24 किलोमीटर पर आवर, ये हमको दिया गया है। चलिए यहाँ पर हमसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह रहा है, तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं कि हमारी जो धारा है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है।
देन हमसे कहे स्पीड अप स्ट्रीम अर्थात धारा के विपरीत चलने की बात कहें तो स्पीड अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी सर, जो ज़्यादा होगा उसी में तो घटाएंगे। स्टिल वाटर में 24 थी और स्ट्रीम की अगर x है तो 24 माइनस x कर देंगे किलोमीटर पर आवर। देखिए जब हमसे स्पीड अप स्ट्रीम अर्थात धारा के विपरीत, तो धारा की चाल अगर x है तो उसके हम विपरीत चल रहे हैं तो हमारी चाल शांत में जो दिया गया अर्थात यह नाव की चाल है 24 किलोमीटर में से इसको घटा दीजिए। स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी सर 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर अर्थात शांत जल में x को जोड़ देंगे, धारा की चाल को जोड़ दीजिए। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अप स्ट्रीम में चाल घटा देते हैं और डाउन स्ट्रीम में चाल को जोड़ देते हैं। यहाँ से अब हम लोग टाइम टेकन निकालेंगे, टाइम टेकन टू गो टू अप स्ट्रीम अर्थात धारा के विपरीत जाने में उसको कितना समय लगेगा इक्वल्स टू सर टोटल डिस्टेंस तो 32 किलोमीटर है और उसकी चाल अप स्ट्रीम में कितनी है 24 माइनस x अर्थात इतने घंटे इसको लगेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो टाइम टेकन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम अर्थात उसकी धारा के साथ अगर वो बहता हुआ आएगा तब उसको कितना समय लगेगा सर 32/24 प्लस x आवर। अब सवाल में क्या कह रहा है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो टू 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम अर्थात अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में समय का जो अंतर है वह 1 घंटे है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार यहाँ से हम कह सकते हैं सर दोनों में समय का अंतर जो है अर्थात अप स्ट्रीम 32/24 माइनस x माइनस डाउन स्ट्रीम 32/24 प्लस x इक्वल्स टू 1 आवर के, इन दोनों में जो समय का अंतर है वह 1 घंटे है। देखिए मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक था, हमें इसे निकालना है। अब इसके आगे तो केवल सॉल्यूशन करना है जो कि हम पीछे सभी सवालों में करते आए हैं। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 32 कॉमन ले लीजिए तो 32 ब्रैकेट में 1/24 माइनस x माइनस 1/24 प्लस x इक्वल्स टू 1 के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 32 को वहाँ भेज दें और इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 24 माइनस x इंटू 24 प्लस x इक्वल टू ये हो जाएगा 24 प्लस x माइनस 24 प्लस x इक्वल्स टू 1/32 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसको हम कह सकते हैं सर a प्लस बी a माइनस बी है अर्थात यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 32 इंटू 2x अर्थात 64x के। यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, इन सब को एक तरफ कर लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 64x माइनस 24 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आया है और यहाँ पर इसका वर्ग कर लीजिएगा 576 अर्थात x स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0। देखिए अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व करना है, हमने पीछे भी आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। सर इसको कंपेयर करिएगा तो यहाँ से हम करेंगे वी गेट ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट हमें क्या मिलेगा सर b इक्वल्स टू 64 c इक्वल्स टू माइनस 576। आपने बताया था कि b जो है p प्लस क्यू इक्वल्स टू b हो और p इंटू क्यू जो है वह c के बराबर हो, अर्थात इस माइनस 576 के ऐसे फैक्टर करिए जिसको जोड़ने पर 64 आए। चलिए इसके फैक्टर्स हम लोग सोचते हैं।
सर 576 इक्वल्स टू 24 इंटू 24 था। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये तो 48 हो जाएगा, मगर 64 नहीं होगा। चलिए इसको और तोड़ते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सर 12 इंटू 2 इंटू 24, अर्थात यह 12 इंटू 48 लिख सकते हैं। अब क्या यह 64 के बराबर हो रहा है? सर अभी भी नहीं हो रहा है, अरेंज हो गया। सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 आएगा, अर्थात 72 प्लस ऑफ -8 और 72 इंटू -8 करेंगे तो ये -576 आएगा। यहाँ से हमने P और Q की वैल्यू निकाल ली। चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो P और Q की वैल्यू निकल कर आई है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूँकि सर x स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इक्वल्स टू होता है x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू के। यहाँ से लिख सकते हैं सर x प्लस पी अर्थात 72, q अर्थात -8, अर्थात इसके दो फैक्टर्स निकल कर आए हैं। यहाँ से इसको बराबर 0 के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो x इक्वल्स टू -72 एंड x इक्वल्स टू 8 आएगा। सर यहाँ नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, अर्थात x बराबर 8 ही हमारा आंसर होगा। तो हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माना था, चूँकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर था, जो कि 8 किलोमीटर पर आवर के आया है। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको नाव पर आधारित सवाल, नाव और धारा पर आधारित सवाल समझ में आ गए होंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब इस तरीके की चाहे जितनी सवाल करिए आपसे नहीं फंसेगा। जब भी हमें अप स्ट्रीम की बात करें तो हमें उसकी स्ट्रीम की चाल को नाव की चाल से घटा देना है। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ देना है। यही मेन कॉन्सेप्ट है। और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला तो हम जानते ही हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टाइप के सवालों की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन टाइम एंड वर्क पर, अर्थात कार्य तथा समय पर आधारित प्रश्न है। चलिए देखते हैं इस पर कैसे प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं। सर क्वेश्चन लिखा हुआ है A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. हिंदी में आइए देखते हैं। A जो है किसी कार्य को 6 दिन पहले, अर्थात A जो है B से 6 दिन कम लेता है किसी कार्य को करने के लिए। यदि A और B दोनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में ख़त्म कर दें तो बताइए फाइंड द टाइम टेकन बाई B, अर्थात B द्वारा उसी वर्क को अकेले ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सर हमसे ये पूछ रहा है तो इसी को मान लेते हैं लेट B अलोन टेक्स टाइम टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू x डेज, अर्थात B इस कार्य को अकेले पूरा करने में x दिन लेता है, हमने मान लिया। सो A अलोन टेक्स टाइम टू फिनिश द वर्क। अगर हम लिखना चाहें, अगर A के लिए हम लिखना चाहें तो सर कह सकते हैं A जो है वह B से 6 दिन कम लेता है। A टेक्स 6 डेज लेस देन, अर्थात B अगर x दिन लेगा तो A जो है उसको x माइनस 6 दिन में ही उस कार्य को ख़त्म कर देगा। यहाँ तक करने के बाद अब हम A और B का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। सो B's 1 डे वर्क, अर्थात B का 1 दिन का कार्य हमें निकालना हो तो हम कह सकते हैं सर 1/x के। इसी प्रकार A का अगर हमको 1 दिन का कार्य निकालना हो
एज 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/x माइनस 6 के। देखिए जब भी एक दिन का कार्य निकालना है तो 1/, दिनों की संख्या लिख देंगे तो हमें एक दिन का कार्य मिल जाएगा। जैसे किसी काम को करने में वह 6 दिन लगाएगा तो उसका एक दिन का कार्य पूछा जाए तो वह 1/6 के बराबर होता है। उसके बाद a प्लस बी, अगर a प्लस बी दोनों लोग मिलकर के करें तो a प्लस बी इज 1 डे वर्क, अगर एक दिन का कार्य पूछा जाए तो ये 1/4 के बराबर है। देखिए a और b दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में कर देंगे तो 4 दिन में कर देंगे। अभी हमने बताया कि एक दिन का कार्य निकालना हो तो 1/4 कर देते हैं। चलिए अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है कि सर a और b दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, अर्थात 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल्स टू 1/4 के बराबर होगा। अर्थात a के एक दिन का कार्य प्लस b के एक दिन का कार्य मिला करके a और b के एक दिन के कार्य के बराबर होगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सर यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 6 होगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 6, यहाँ पर ये कट जाएगा तो बचेगा x इक्वल्स टू 1/4 के। यहाँ तक समझ में आ गया, ये x मिलकर 2x हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये x मिलकर 2x माइनस 6/x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 1/4 के। और क्या लिख सकते हैं, अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये 4 का करेंगे तो 4 2 जा 8x माइनस 24 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x के। और क्या लिख सकते हैं, सबको सर एक तरफ कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x मिलके माइनस 14x, ये उधर जाएगा तो प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। चलिए यहाँ से अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, इसको पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें a b c की वैल्यू मिलेगी। a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू माइनस 14 है, c इक्वल्स टू 24 है। यहाँ पर हम सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के। यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं, ये रखेंगे तो ये प्लस 14 प्लस माइनस b स्क्वायर अर्थात 14 का वर्ग करेंगे तो ये 196 आएगा, माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 24 है, तो 24 इंटू 4 अपॉन 2 के। यहाँ तक हो गया। अब 14 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 196 है माइनस 16 96 हो जाएगा अपॉन 2 के। यहाँ से x बराबर, यहाँ 14 प्लस माइनस इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा अंडर रूट 100 अपॉन 2 के। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल 10 आएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस माइनस 10/2 के। एक बार प्लस ले लीजिए तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो x बराबर 14 प्लस 10/2 अर्थात 12 के आएगा। और यहाँ पर माइनस लेंगे तो 14 माइनस 12 माइनस 10/2 करेंगे तो यह 2 के बराबर आएगा। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकल कर आई हैं, 12 और 2। x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, अगर 2 नहीं हो सकती क्यों, क्योंकि a का मान x माइनस 6 है, अर्थात 2 माइनस 6 करेंगे ये माइनस 4 आएगा, अर्थात यह नहीं हो सकता है। यहाँ से हमारा आंसर लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय b टू फिनिश द वर्क इक्वल्स टू 12 डेज, अर्थात b जो है इसे अकेले 12 दिन में पूरा कर लेगा। इस तरीके की सवाल जब भी आएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
ए के एक दिन का कार्य, बी के एक दिन का कार्य निकालेंगे। उसके बाद अगर दिया है दोनों मिलकर करते हैं तो दोनों के मिला कर के एक दिन का कार्य निकालेंगे, उसे बराबर कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 into 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. हिंदी में इसे हम समझना चाहें, दो हमारे पास नल हैं, दोनों एक साथ मिलकर किसी टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। जो बड़ा वाला डायमीटर का व्यास का नल है वह अकेले ही 10 घंटे कम में भर देता है छोटे वाले की अपेक्षा। तो बताइए, वह समय बताइए जिसमें दोनों अलग अलग उस टैंक को भर सकें। अर्थात कह रहा है कि दो नल अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं, जिसमें से एक नल का डायमीटर बड़ा है, एक नल का छोटा है, तो दोनों मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में भर देते हैं। अगर केवल बड़े वाले को ही खोल दिया जाए तो वो 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले की अपेक्षा। तो बताना है आपको कि दोनों अलग अलग उस टैंक को कितने देर में भर लेंगे। चलिए इस सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं, लेट द स्मॉलर टैप, स्मॉलर डायामीटर tap can fill the tank equals to x hours। मान लिया हमने कि छोटे डायमीटर वाला नल जो है x घंटे में उस टैंक को भर देगा। देन द लार्जर टैंक, फिर बड़ा वाला कितने देर में भरेगा, विल फिल द टैंक इक्वल्स x माइनस 10 आवर्स में भर देगा। सर ये x माइनस 10 कहाँ से आ गया? सर यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बड़ा वाला नल है वह 10 घंटे कम लेता है। अगर छोटा वाला x घंटे लेगा तो उससे 10 घंटे कम लेगा ये बड़ा वाला नल। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, टाइम टेकन बाय बोथ नल tap together to fill the tank equals to 9 into 3/8 इक्वल्स टू, इसको करेंगे ये आएगा 75/8। ये हमें दिया हुआ है कि दोनों मिल कर के उस टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भर लेंगे, अर्थात 75/8 घंटे में उसको भर देंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि दोनों नल अलग अलग एक घंटे में कितना भरते हैं उस टैंक को। यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, अर्थात 1 घंटे में वह उस टैंक को कितना भरेगा। सर अगर उसे टोटल x घंटे लगते हैं तो 1/x भाग वह 1 घंटे में भरेगा। इसी तरीके से हम लिखेंगे पार्ट फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/x माइनस 10। हमने पीछे वाले सवाल में बताया था कि अगर हमें 1 घंटे का कार्य निकालना है तो टोटल टाइम को उसमें डिवाइड कर देंगे 1 में, तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। पार्ट फिल्ड बाय बोथ टैप टुगेदर इन 1 आवर, अर्थात 1 घंटे में अगर बात करें दोनों मिलकर उस कितना भरेंगे, तो सर इसको उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8/75 भाग वो दोनों मिलकर 1 घंटे में भरते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं कि सर 1 घंटे में छोटा वाला 1/x काम करता है,
1 घंटे में बड़ा वाला 1/x माइनस 10 काम करता है, दोनों मिलकर 1 घंटे में 8/75 करते हैं। इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं सर 1/x प्लस 1/x माइनस 10 जो है 8/75 के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 10। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 10 से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ केवल x बचेगा प्लस x माइनस 10 यहाँ बचेगा इक्वल्स टू 8/75 के। चलिए यहाँ से जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 75 इंटू 2x माइनस 10 आया इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 8 10 जा 80x के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 150x माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x के। और क्या लिख सकते हैं, सब को एक तरफ कर लें तो ये 8x स्क्वायर, ये माइनस 80x है, ये इधर आएगा माइनस 150 अर्थात ये माइनस 230x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस 750 इक्वल्स टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था हमें क्वाड्रेटिक, जिसकी सहायता से अब हम x की वैल्यू को निकालेंगे। चलिए इसके पहले हमने आपको सॉल्यूशन करना बताया था, कैसे करते थे। पहले करेंगे ऑन कंपेयरिंग, इसकी तुलना कर दीजिए विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वी गेट हमें क्या मिलेगा सर, a बराबर 8 के, b बराबर माइनस 230 एंड c इक्वल्स टू 750 के। यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या करते थे, इसको फैक्टर करते थे। चूँकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 1/a ब्रैकेट में ax प्लस p इंटू ax प्लस q, इस फॉर्म में लिख लेते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सीखा था किस तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो इसको हम फैक्टर्स के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ p और q दो ऐसे इंटीजर्स हैं वेयर p प्लस q इक्वल्स टू b के बराबर होना चाहिए एंड p इंटू q जो है वो a इंटू c के बराबर होना चाहिए। सर a यहाँ पर 8 है अर्थात 8 इंटू सी है 750, ये इसके बराबर आना चाहिए। चलिए इसका हमें फैक्टर सोचना है कि 750 इंटू 8 का ऐसा कैसा फैक्टर करें जिनको जोड़ने पर माइनस 230 आए। जब हमने 750 इंटू 8 के बारे में सोचा कि हमें सर जोड़ने पर तो माइनस 230 चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर प्लस में आना चाहिए। तो हमने इसका जब फैक्टर किए तो हमें निकल कर आया 25 इंटू 30 इंटू 8। यहाँ पर हम सोचें सर अगर इन दोनों का कर दें तो ये हो जाएगा 200, 25 अट्ठे 200 इंटू 30 के। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा और जोड़ने पर 230 आएगा, मगर यहाँ माइनस चाहिए अर्थात इन दोनों को हम माइनस कर दें तो हमारा मान निकल आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं p की वैल्यू माइनस 200 प्लस q की वैल्यू माइनस 30, यहाँ से निकल कर आ गई ये माइनस 200 इंटू माइनस 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 के आएगा। हमने यहाँ से p और q की वैल्यू निकाल ली। अब हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं सर 8x स्क्वायर 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 1/a। a की वैल्यू 8 है अर्थात 8 को बाहर लिख लीजिए। ax प्लस p अर्थात 8x प्लस p की वैल्यू माइनस में है अर्थात ये माइनस 200 इंटू 8x, ये भी माइनस में है अर्थात माइनस 30। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सर यहाँ से इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 8 आ जाएगा ऊपर, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 4 चला गया तो ये 2x माइनस 50 इंटू यहाँ से 2 चला गया तो 4x माइनस 15।
ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, अर्थात हमें x की, इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। चल, जब इसको हमने हल किया तो हमें मिला सर, हम कह सकते हैं 2x माइनस 50 इंटू 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 के यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू 50/2 इक्वल्स टू 25 आएगा, ये एक वैल्यू आएगी, और x इक्वल्स टू 15/4 ये दूसरी वैल्यू आएगी। अब हमारे सामने ये 2 वैल्यूज़ निकल कर आई, तो अब हम सर इसमें से लेंगे कौन सी? सर दोनों को लेकर देखते हैं। इफ़ x इक्वल्स टू 15/4 ले लें, तब हमें क्या मिलेगा? देन टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैब द्वारा कितना समय लिया गया? ये था x इक्वल्स टू 15/4 आवर्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा अगर हम देखें, टाइम टेकन बाई लार्जर टैप, बड़ा वाला टैप कितना टाइम लेगा? सर ये था x माइनस 10, जब हम इसको घटाएंगे तब इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। देखिए इसको हल करिए तो ये 4 15 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 25/4, यह नेगेटिव में आएगा, अर्थात टाइम नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, ये वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा, हमसे दोनों टाइम अलग अलग पूछा है, सो टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप, छोटा वाला टैप कितना लेगा? इक्वल्स टू x इक्वल टू 25 आवर्स, छोटा वाला 25 घंटे में भरेगा। और बड़े वाले के पूछा जाए, टाइम टेकन बाई लार्जर टैप इक्वल्स टू x माइनस 10 था, अर्थात 25 माइनस 10 करेंगे तो ये 15 आवर्स आएगा। बड़ा वाला उसे 15 घंटे में ही भर देगा। देखिए ये हमारा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन को। हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं क्या ये सही है। चलिए यहाँ पर ये कह भी रहा है कि बड़ा वाला जो है छोटे वाले से 10 घंटे कम लेता है, तो ठीक ही है, ये 25 घंटे लेता है, ये 15 घंटे में ही भर देता है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा ये ऑन टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आप अपनी बुक से इस टाइप के और क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। यहीं पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, जिसमें हमने स्पीड एंड टाइम पर आधारित सवालों को किया और टाइम एंड वर्क पर आधारित सवालों को किया कि कैसे इन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने लास्ट टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे कि हम किस प्रकार से किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी स्क्वायर का, किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी सर्किल का एरिया हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सहायता से निकाल सकते हैं, उसे हम कवर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।